तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ गई। अपने दर्शकों को बता दें, ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस पार्टी का पहला बयान आया है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। बदले की राजनीति इसे बताया है कांग्रेस पार्टी ने। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर यह मुकदमा चलाने की शिकायत दाखिल की गई है। सुनवाई इस पर 25 अप्रैल को होनी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से बदले की राजनीति बता रही है। देखिए, मैं इसका उत्तर तो अपने पहले ही वक्तव्य में दे चुका हूं। जब ये केस ही हमारे सत्ता में आने से पहले प्रारंभ हो गया था, तो जब रेस्पोंडेंट ही नहीं थी भारत सरकार कहीं पर भी, इसलिए आज ये कहने का प्रयास करना अपने आप में सच को छुपाने के अलावा कोई नहीं है। हकीकत तो मुझे लगता है कि बदला तो कांग्रेस के कर्म ले रहे हैं उनसे। आपने भी कहा राजीव गांधी फाउंडेशन, सबको पता है साहब, तो चाइना के एम्बेसी तक से पैसा आया हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और कहां कहां से घुमा फिरा के ऐसी संस्थाओं से भी आया है जिनके जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से कनेक्शन थे, सब कुछ था। मगर ये नवजीवन को, नेशनल हेराल्ड को, कौमी आवाज तो उर्दू का था साहब, उसको तो आप जीवन दान दे सकते थे। 10 साल में पूरी कंपनी को मिला के केवल 100 करोड़ देना था, केवल 100 करोड़ देना था सर। 10-10 करोड़ रुपए सब कुछ, यानी तीनों अखबारों को केवल 3-3 करोड़ रुपए देना था। यानी और आप समझ लीजिए केवल 25-25 लाख के विज्ञापन हर महीने देते, तो ये आपके हिसाब से जिसमें आप बदला लेने की बात कह रहे हैं, वो बेचारा निकल आता उसमें से, कर्जे में से। मगर बड़ी मजा, और आपकी सरकार रही। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के संगठन से, कांग्रेस की सरकार से, और इनके अनुसार नेहरू जी के द्वारा संस्थापित संस्था की लोकप्रियता से। भाई आपके इतने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर वही केवल अपने घर में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और ये कौमी आवाज खरीद रहे होते तो बिकने की नौबत आती क्या? पूछिए ना, आती क्या? यह दर्शाता है कि ना ये कहीं छप रहा था, ना ये कहीं चल रहा था, और जो हो रहा था उसे शायद दबाने का प्रयास किया गया हो। अन्यथा मुझे विश्वास है कि बहुत सारे गांधीवादी, नेहरूवादी ऐसे होंगे जिनके लिए 5 रुपए 7 रुपए का अखबार खरीदना कोई बहुत ऐसा नहीं कि पैसे बहुत लगने वाली बात होगी। मगर कृपया आप यही बता दें कितनी प्रिंटिंग होती थी इसकी, और कितनी प्रिंटिंग करने के लिए सरकार ने मदद दी थी। कुछ तो फैक्ट बता दीजिए, फिर बदले की बात करिए। अभय जी, ये डेटा मेरे पास आ गया है। ईडी की जो अभी तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। 13 जून 2022 को 10.5 घंटे, 14 जून 2022 को लगभग 11 घंटे, उसके बाद 15 जून को लगभग 8.5 घंटे, 20 जून को 12 घंटे और 21 जून को 11 घंटे। अब उनसे इतनी पूछताछ हुई थी, उसके बाद आप लोग बार बार ललकारते थे कि चार्जशीट कहां है। अब चार्जशीट फाइल की उन्होंने, और इस देश में तमाम केसेस जो है उनकी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। नहीं, लंबी नहीं, सारे स्टोरियां देखी है कि लंबे समय तक इस मुकदमे को रोक कर रखा गया। अगर ये अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं करते तो केस समाप्त कर देती कोर्ट। इनकी तो मजबूरियां थी। कोर्ट तो लगातार कह रहा था कि एविडेंस प्रोड्यूस तो करिए साहब आप। मैंने कहा ना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर था, और मैं अगर मुझे बताया होता इस पर केस है तो मैं प्रमाण देता कि भारतीय जनता पार्टी एक अखबार निकालती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन पैसों से एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और ये इनकम टैक्स का एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लंबा मुकदमा चला। खैर आज उसका वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लंबे समय से आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो रिकॉर्ड पर जज साहब ने कहा है कि सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए तारीखों पर तारीख ले रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, चार्जशीट को लगा देना का अर्थ यह नहीं है कि अपराध सिद्ध हो गया। चार्जशीट को सिर्फ मजबूरी में इन लोगों ने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। आप देखिए कोर्ट के इतने 10 बरस का जो मुकदमा है उसमें लगातार कोर्ट ने यह कहा है। मैं कह रहा हूं ना, 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा है, लेकिन ईडी कोई चार्जशीट प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी। इनको यह भय सता रहा था कि ऐसा ना हो 2015 में जैसे खबरें आई थी कि क्लोजर फाइल हो गया, वैसे फिर कोर्ट एक तरफा फैसला ले ले। तो सिर्फ हमारी छवि को खराब करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से ये चार्जशीट फाइल। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। वो ये कहते हैं कि जब हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एजेएल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो हमने सिर्फ ये कोशिश की कि उसको हम बचा लें, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि अपनी ऐतिहासिक विरासत को हम बचाएं, इसलिए यह कदम किया गया था। सुधांशु जी,
मैंने तो मैं दोनों बात बताता हूं। अभय दुबे जी ने कहा कि जज साहब ने कहा कि डीरेल करने के लिए डेट ले रहे हैं। कृपया दिखा दें कहां जज साहब ने बोला है। और अगर जज का काम, जज ये नहीं कहेगा कि डीरेल करने के लिए कर रहे हैं, सीधे जज ये आदेश करेगा कि फला तारीख तक अंतिम समय है, आप चार्जशीट फाइल करिए। इसलिए इस ढंग के बचकाने तर्क देने से बचना चाहिए। और अंजना जी, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी तो सिर्फ 2 प्रश्न है। कांग्रेस की तथा कथित अपार लोकप्रियता रहते हुए जब कांग्रेस की 400 की मेजॉरिटी की सरकार थी, अभय जी याद होगा 42% वोट मिला था, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खरीद नहीं रहा था अखबार को। तभी तो अखबार इस वित्तीय स्थिति में पहुंचा। फिर आपकी सरकार थी नरसिम्हा राव के समय, फिर भी नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता खरीद रहा था। अब चलिए वित्तीय स्थिति फिर भी खराब हो गई, कार्यकर्ता नहीं खरीद रहे थे, तो आपकी सरकार तो विज्ञापन दे के बचा सकती थी। बहुत मामूली विज्ञापन देने थे। 10 साल में 3 अखबारों को मिला के 100 करोड़ का विज्ञापन देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल था भाई। सरकार के सूचना विभाग तो छोड़िए, आप तो किसी उनसे भी करके दिलवा सकते थे, एजेंसी से। उस समय प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी 2G स्कैम फलाना वाला, और वो राडिया टेप में भी आता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते थे कि ये कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, उसी दुकान से कहते थोड़ा सा कम से कम एडवर्टीजमेंट ही दे दो मेरे उसको, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। ये साफ दर्शाता है कि आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जो भावना से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने भी ये कहा था, याद करिए, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी, कि उनके पास भी एसोसिएटेड जर्नल के शेयर्स थे आजादी से पहले के जमाने के, जो उन्होंने केस में लगाए भी थे कि ये सारे शेयर होल्डर्स कहां हैं, इनको क्या मिला, बगैर इनसे पूछे हुए कैसे ट्रांसफर हो गया। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, शांति भूषण जी कोर्ट गए थे कि जो शेयर होल्डर्स थे और जो आजादी के पहले के जमाने में, नेहरू के जमाने तक के शेयर होल्डर्स थे, उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर कैसे हुआ। बहुत लूप होल हैं, इसीलिए दर्शाते हैं केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए। और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अखबार निकालती थी, अटल जी के जमाने में हमारी सिर्फ एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम कमल ज्योति था, कोई अखबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं निकलता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज यह दिख गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करने के मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं, राज्य सरकार ही नहीं, अपनी पार्टी ही नहीं, अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की विरासत को भी भ्रष्टाचार के लिए बाकी नहीं छोड़ती थी। यह आज साबित हो गया। चलिए ठीक है, एक बार अपने दर्शकों को बता दें किस तरह से पूरी जो कंप्लेंट है उसमें सोनिया गांधी का नाम डाला गया है, राहुल गांधी का नाम डाला गया है। आ रही हूँ, बाकी 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दरअसल चर्चा मुर्शिदाबाद पे होनी थी। आप तीनों प्लीज 5 मिनट और रुके, उसके बाद से उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरोप क्या है, 90 करोड़ का लोन एजेएल को, है ना, एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया को लिमिटेड को आप 90 करोड़ के लोन देते हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो है, द कंपनी दैट पब्लिश द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, ओन्ड वास्ट रियल एस्टेट, जिसका बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, रियल एस्टेट है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ये पूरा बखेड़ा है ना, जिसको लेकर आपको अभय दुबे जी जवाब देना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी को अगर आप देखिए, तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर थे। 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर थे। बाकी जो 24% शेयर्स हैं वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे, कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा के पास थे। सुमन दुबे को भी नामजद किया गया है इस पूरे केस में। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है और उसके बाद से 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी का ये आरोप लगता है। तो ये जो एजेएल को लेकर, माफ कीजिए, यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर जो ये तमाम आरोप है, जिसमें ये सब नाम है, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 बता दीजिए क्या है। यही लॉजिकल कंक्लूजन है कि सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, एक पैसा कोई नहीं निकाल सकता, एक संपत्ति का एक इंच भी कोई खरीद बेच नहीं सकता। हमने तो प्रोटेक्ट किया ताकि हमारी जो विरासत है आजादी के आंदोलन की वो बची रहे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं मुकदमे में ये एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस था, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक के बाद एक वो तारीख पर तारीख लेते थे। वो कहते थे कि कभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, कभी कहते थे मेरा अधिवेशन है, तो जज साहब ने कहा रिकॉर्ड पर
कि ये टाइम बाय मत कीजिए सुधांशु जी, पढ़िए कम से कम, आप समाचार पत्रों की खबरें पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे की खबरें पढ़ लीजिए, उसने भी प्रकाशित किया है कि आप टाइम बाय मत कीजिए, आप एविडेंस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस के लिए हायर कोर्ट जाता हूं। हायर कोर्ट में स्टे लेकर रखा था साहब, क्योंकि प्रमाण नहीं थे उनके पास। मैं फिर कहता हूं कोई प्रमाण नहीं है, और वक्त अभी शो के रहते मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो मुकदमा था उसका भी मैं खुलासा करूं कि कैसे ये अखबार निकालते थे, और एक कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के चंदे से एक प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट था जो इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया था। तो हमने कोई प्रतिशोध की कार्रवाई उस वक्त नहीं की। चाहते तो हम भी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सीधा सीधा वायलेशन था, तो क्यों नहीं क्योंकि किया? वो आप छूट क्यों लेते नहीं उस चंदे के पैसे की, उसको किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट नहीं नहीं किया, कर। नहीं, हम देखिए अंजना जी, ये प्रतिशोध लेना कांग्रेस प्रतिशोध क्या होता है सर? या तो करप्शन हुआ है या करप्शन नहीं हुआ है। प्रतिशोध क्या होता है? कोई प्रतिशोध के हवाले थोड़ी कर देता है देश के हितों को। तो हमने कौन सा नहीं, तो आप मुझे बताइए ना कि आप जब एक बार ईडी इस केस में क्लोजर फाइल कर चुका है, जब ये एविडेंस बता दीजिए क्या एविडेंस प्रोड्यूस किए इन्होंने। ठीक है, तो आज ईडी ने चार्जशीट क्यों दाखिल के लिए हमने टाइम मांगा था, चार्जशीट में नामजद करके ईडी ने क्यों किया आज फिर? नहीं, चार्जशीट दाखिल करने का अर्थ प्रमाण को सिद्ध कर देना नहीं होता है। चार्जशीट सरकार के दबाव में दाखिल की, क्लोजर रिपोर्ट के बाद सर मेरा सवाल तो समझिए दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि आप बार बार शुरू से आप एक ही दलील दे रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट ईडी फाइल कर चुका है, ठीक है, वही ईडी अब चार्जशीट क्यों दाखिल कर रहा है, ये समझाइए ना। तो ये अगर कर रहा है तो फिर उनका पुराना स्टैंड क्लोजर रिपोर्ट वाला तो स्टैंड कैंसल्ड ना। ये तो आप इंडिया टुडे की खबर पढ़िए ना, 2015 की। सरकार दबाव बनाया, वो जो डायरेक्टर थे उनको ट्रांसफर कर दिया। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से लिखा गया है। ठीक है, अली मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर एक एक सवाल ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, नीरज कुमार जी, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, अब देखिए भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा सबकी सरकारों में रहा है। आप ही लोग कहते थे कि हाथ अमेठने के लिए यूपीए की सरकार भी ऐसा करती है अपने साथियों के साथ, केस में फंसाना, केस में छुड़ाना, ये सब कुछ होता है राजनीति के हिसाब से। अब ये आरोप लेकिन कब तक चलेगा? अगर कुछ नहीं होगा चार्जशीट में, 25 अप्रैल को सुनवाई होगी, मामला क्वॉश हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सुधांशु जी ने बोल दी। सुधांशु जी ने बातों बातों में कह दिया, अरे क्या था, 25 लाख रुपए के हिसाब से ऐड दे देते, पेपर बच जाता। मतलब यही सब हो रहा है सरकार में। ये किसी चीज को बचाने के लिए किस तरह से तरीके अपनाते हैं, सुधांशु जी खुद ही कह रहे हैं। अरे 25-50 लाख किसी से कंपनी से दिला देते, 2G 3G हो रहा था उसी कंपनी से दिला देते, ऐड वेड दिला देते तो भी बच जाता। अरे भ्रष्टाचार कराने का तरीका बता रहे हो टीवी चैनल पे, इसके मतलब आप यही तरीका अपना रहे हो। वाह, धन्य हो प्रभु आपको। ये ऐसी सरकार चला रहे हैं क्या आप? ऐसे पत्रकारों को अब ऑबलाइज कर रहे हैं या पेपरों को ऑबलाइज कर रहे हैं इस तरह से कि एड वेड दे दो, उसके बाद से पेपर चलता रहेगा? ये दलील ठीक नहीं है। इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह का व्यवहार चला रहे हैं, किस तरह की प्रक्रिया चला रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हो बहुत तलाशी, औरों को ख्यालात की लेते हैं बहुत तलाशी, अपने गिरेबान में झांक के तो देखो। झांकिए सुधांशु जी, कराने का तरीका बता रहे हो जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ नीरज जी, झांकिए अपने गिरेबान में। मुझे लगता है भदौरिया जी को शायद भदौरिया जी को जानकारी है नहीं है मैं क्या बोल रहा था, उस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। अच्छा। शायद इनको पता नहीं है अपना प्री वाला टेप रिकॉर्ड। भाई साहब, एक कारपोरेट लॉबिस्ट से बात होती थी पत्रकारों की, सुनो मेरे भाई कान खोल के, एक कारपोरेट लॉबिस्ट थी जो बात करती थी कि अमुक विभाग अमुक मंत्री को मिलना चाहिए, नहीं तो कहते थे नहीं ये वाला डिपार्टमेंट इसको दे दिया जाए, ये वाला विभाग इसको दे दिया जाए। यानी वो पैसे दिए जा रहे थे, ये किसको दिए जा रहे थे? कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे। गजब है साहब, कांग्रेस पार्टी ने, आपको तो पता नहीं है, अरे सद्दाम हुसैन से बोलकर रिपोर्ट में पैसे ले लिए थे, तेल के बदले कूपन। मतलब कहां कहां से हो। मैंने कहा ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप विज्ञापन नहीं दिलवा सकते। चलो छोड़ो, अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं भाई सब लोग खरीदना शुरू करो। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि घर घर हर घर तिरंगा, आप कहते हैं घर घर नेशनल हेराल्ड खरीदो, उठ जाता अखबार, क्यों नहीं उठा पाए? इसका मतलब या तो नियत फर्जी थी, या कार्यकर्ता फर्जी थे, या हकीकत उसकी थी। बताइए मुझे। इसीलिए मैंने कहा शायद आपको राडिया टेप और वो सब चीजें नहीं ध्यान होंगी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था। इसीलिए भाई साहब, जब डिबेट में बैठिए तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, डिबेट के अंदर बाहर की तरफ नहीं।
सुधांशु जी सुन लीजिए। अनुराग सुधांशु जी अनुराग, देखिए, आ सवाल रही ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये अंजना जी, है, सबसे अंजना बड़ा जी। सवाल ये है कि आपकी नीयत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसका एक ही धर्म तो है, विपक्ष को टारगेट करना। अगर विपक्ष कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, आपका एक ही काम है कि विपक्ष को टारगेट करना, विपक्ष को बोलने नहीं देना, विपक्ष को डराना। यही तो कर रहे हैं आप। क्या आपने नहीं किया? इतने दिन से क्या करते आ रहे हैं आप? संविधान का अपमान अगर किसी ने किया तो आपने किया ना। विपक्ष की राय नहीं मानना, विपक्ष की बात नहीं सुनना, विपक्ष को दबाना, यही तो संविधान का अपमान है जो आप करते चले आ रहे हो। क्या आपने नहीं किया तो बता दीजिए। क्या पार्लियामेंट से आपने 140 सांसदों को निलंबित नहीं किया, बिल पास नहीं किया तो बता दीजिए। आप तो हमेशा यही करते चले आ रहे हैं। आप लगातार हमने देखा 2 दिन से पश्चिम बंगाल की घटना की बात हो रही है। बिल्कुल मैं निंदा करता हूं, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में जिस तरह तलवारें लहराई गई, जिस तरह से दलित एक सांसदों को डराया गया, इसके मतलब क्या था? वो वहां एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है गोली मार देंगे, तो क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? आप पश्चिम बंगाल की आवाज उठाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आगरा में कोई घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही तो उसमें आवाज नहीं बोलोगे। ये आपकी दोहरी नीति है, ये आपका कानून व्यवस्था होती है, ये आपकी मानसिकता है कि पश्चिम बंगाल में बोलोगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बोलोगे। कैसी राजनीति पैदा करना चाहते हो? हिंदू हिंदू से लड़ा रहे हो आप। जवाब सुनिए, नहीं, हिंदू मुस्लिम से लड़ा रहे हो आप। पूरे समाज के अंदर आपने लड़ाने का ठेका रखा है क्या? कौन से बोलो जो तलवार लहराने? सेना है, कौन सी सेना? अन्य 3 मेहमान, 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। आवाज फौज को हम जानते हैं कि सेना है। ये नई सेना अगर सब जातियों की पैदा हो जाएगी तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? अंजना जी, एक विषय देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी, मैं देखिए इनकी बातों का एक लाइन में जवाब देता। अंजना जी, आजकल आपका एक 9 बजे शो आता है जिसमें आपका एक एआई वो बन के आता है, अंजना 2। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी के लिए तो हर डिबेट में एक एआई इनका प्रोटोटाइप काफी है, और एआई की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल इंटेलिजेंस से चल जाएगा, कॉमन इंटेलिजेंस है। ये तो हर डिबेट में एक चीज का टॉपिक बोलेंगे, विषय कुछ भी हो। इनके लिए तो चैट जीपीटी की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए क्या विषय है, और वो लेके, मैं दर्शकों से कहता हूं डिजिटल जमाना है, आप कीवर्ड्स डालिए, टॉपिक कुछ भी होगा, भदौरिया जी के शब्द भी वही होंगे, तेवर भी वही होगा, हाथ का एक्शन भी वही होगा। क्योंकि आप टॉपिक पे कुछ बोल ही नहीं रहे, तो अब आपकी इन बातों का मैंने पहले ही जवाब दिया। 2012 का केस, अक्टूबर 2013 में चार्जशीट हो गया, फिर आप हाथ में मजाक बोलने लगे, विपक्ष पीछे, विपक्ष पीछे। भाई ये क्यों नहीं ध्यान देते डिबेट में रहते हुए? अब इतनी देर में तो मोबाइल से भी सर्च कर लेना चाहिए था केस।